तो पहला गांव था पवन ऊर्जा का जाम गोदरानी। बहुत क्वेश्चन आया है ये 2014-15 के आसपास कि मध्य प्रदेश की पहली पहली पवन ऊर्जा परियोजना जाम गोदरानी देवास में स्थापित की गई थी, ये याद रखना। और सबसे ज्यादा जो पहले देवास में ही पवन चक्कियां लगी हुई थी। अभी ये इंदौर है अभी वर्तमान में, पहले देवास था। और इसलिए देवास था क्योंकि सबसे पहली परियोजना, आपने देखा होगा जब हम भोपाल जाते हैं तो भोपाल रूट पे जो पवन चक्कियां लगी हुई है वहीं पे जाम गोदरानी गांव है। वहां पर पहली बार जाम गोदरानी गांव के पास में पवन ऊर्जा की जो मतलब परियोजना थी उसको क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी। तो पहला फैक्ट याद रखना। ये मैंने आपको बता दिया पवन ऊर्जा का मतलब क्या है। पवन ऊर्जा का मतलब यह है कि जो हवा चलती है उस हवा से जो पंखे की गति होती है ना, वो पवन, ये पंखा है। तो आदर्श वायु की गति मानी गई इसमें 7 से 21, और भारत में इसकी अपार संभावना है तो 9। कितनी है? 9, मैंने आपको कल बताया था। तो इसकी वायु की गति से पंखे घूमते हैं और इस पंखे से जो बिजली उत्पादन होती है उसे पवन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? पवन ऊर्जा। तो इससे 2 फैक्ट याद रखना। जाम गोदरानी मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा स्थापित करने वाला जिला भी था और गांव भी था जहां पर शुरुआत हुई थी। सबसे ज्यादा वर्तमान में कहां पर है? तो इंदौर में है। आगर मालवा जो जिला है वो भी बहुत ज्यादा अभी फिलहाल में पवन ऊर्जा का क्षेत्र बन चुका है। तो इसमें आप आगर मालवा भी देख सकते हो, क्योंकि आगर मालवा में भी बहुत पवन ऊर्जा की पवन चक्कियां लगाई गई। उज्जैन जिले में भी लगी हुई है कहीं कहीं। ठीक है, अब है अगला हमारा पवन ऊर्जा के कुछ और क्षेत्र अगर हम देखें तो जाम गोदरानी हो गया नागदा उज्जैन, नागदा उज्जैन में भी है पवन ऊर्जा का कुछ क्षेत्र। उसके बाद मामटखेड़ा रतलाम, मामटखेड़ा रतलाम। आप आगर मालवा भी देख सकते हो, आगर मालवा का पूरा क्षेत्र, आगर मालवा और सुसनेर। और एक है कुकुड़ू करके जो कि बैतूल जिले का है। ठीक है, ये चार 5 जगहों के नाम याद रखना जो प्रमुख क्षेत्र है पवन ऊर्जा के। अब हम लोग आते हैं बायोमास ऊर्जा पर। बायोमास ऊर्जा पर, बायोमास ऊर्जा क्या होती है? बायोमास ऊर्जा क्या होती है, कोई बता? नहीं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, हाँ वही अपशिष्ट पदार्थ। क्या क्या हो सकता है? जैसे फसल निकलती है तो फसल की जो भूसी होती है ना, अपशिष्ट पदार्थ में वो आता है। फसल की जो मतलब हम लोग मालूम सुकला बोलते हैं उसको, है ना। सोयाबीन को निकालते हैं या गेहूं को निकालते हैं तो सुकला, उसको क्या बोला जाता है शुद्ध भाषा में? भूसी। इसके बाद धान गन्ना, मतलब फसल में क्या क्या, धान की भूसी, गन्ना का जो वो वेस्ट मटेरियल होता है जो जूस पिलाने के बाद बचता है वो पार्ट, वो क्या है? वेस्ट पदार्थ, जिसे हम लोग अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो जितना भी कचरा है खाद्य पदार्थ से संबंधित, वो सबसे जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है इसे बायोमास कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मतलब अपशिष्ट पदार्थ से बनने वाली जो ऊर्जा होती है उसे बायोमास कहा जाता है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि हम एक भी चीज को वेस्ट ना करें, जो भी वेस्ट पदार्थ है उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है उसे हम बायोमास ऊर्जा कहते हैं। ये फैक्ट याद रखना क्योंकि ये फैक्ट कई बार आता है। तो इसके लिए भारत का पहला बायोमास गांव, भारत का पहला बायोमास गांव, ये क्वेश्चन आया था एक बार पीएससी में। भारत का पहला बायोमास गांव जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में कसाई गांव, गांव का नाम तो अच्छा है, याद रख लेना, है ना। कसाई गांव, बैतूल, किस जिले में है? बैतूल में। तो भारत का पहला, तो मध्य प्रदेश का भी पहला ही हुआ, है ना। तो मध्य प्रदेश और भारत का पहला बायोमास गांव था कसाई गांव बैतूल। ये बहुत बार फैक्ट आया है, तो ये फैक्ट याद रखना इसमें। फिर इसके 2-3 क्षेत्र है कि कौन कौन से क्षेत्र है बायोमास के। तो बड़े बड़े जो क्षेत्र है, एक गांव है जादूखेड़ा, हाँ जादूखेड़ा धार, एक से एक नाम है बायो, है ना। बायोगैस वहीं उत्पन्न होगी जहां पे जादू चलते हैं। धान की परेली से इस यहाँ पर ये ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। धान की परेली, उसे परेली भी बोलते हैं। ठीक है, धान की परेली से यहाँ पर ऊर्जा
प्राप्त की जाती है या उत्पन्न की जाती है ना, जादूखेड़ा धार में। तो ये एक गांव याद रखना। एक ग्वालियर, एक गांव है कटका गांव, खंडवा, कटका गांव खंडवा, है ना, कटका गांव खंडवा। एक गांव ये याद रखना, इस पर गन्ना की खोई से आधारित क्या है, गन्ना की खोई मतलब गन्ना का जो अपशिष्ट पदार्थ है, खोई से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। गन्ना की खोई वही गन्ना का जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है ना। मालवा में तो गन्ने को क्या बोलते हैं, साटा बोलते हैं ना। एक है मुरैना, मेरे को बहुत बाद में समझ में आया कि ईख भी इसी को बोलते हैं, है ना, ईख, ईख भी उसी को बोलते हैं। ऐसे वो बने रहते तो पता ही नहीं चलती, जबकि मेरे घर के पीछे ही गन्ने का बाड़ था, लेकिन फिर पता चलता था कि इसी को बोलते हैं। तो हम लोग साटा ही बोलते थे उसको बहुत दिनों तक, 8वीं तक साटा बोलते रहे, बाद में पता चला ईख भी यही है। मुरैना में सरसों के जो डंठल है, सरसों के डंठल से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो आप समझ में आया ना कि बायोमास क्या है। बायोमास वो चीज है जो पेड़ पौधे, सॉरी हम ये कह सकते हैं फसल का जो अपशिष्ट पदार्थ है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे बायोमास ऊर्जा कहते हैं, है ना, उसे बायोमास ऊर्जा कहते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या हुआ, धान की भूसी हो गई, गेहूं का भूसा हो गया, सोयाबीन हो गई, जितने भी मतलब कचरा निकलता है फसल का, वो सब अपशिष्ट पदार्थ है। और अपशिष्ट पदार्थ में यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि बायोमास से मतलब एक तरीके से शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश का पहला या भारत का पहला गांव कौन सा है, मतलब यहाँ पर इस गांव में सारी की सारी जो मतलब भोजन बनता है वो इसी बायोमास से बनता है। इसलिए कसाई गांव बहुत फेमस हुआ और बहुत पहले से फेमस हुआ है ना। गांव का नाम तो कसाई है, पता नहीं है उनको बना दूसरा नाम चेंज कर लेना चाहिए। ऐसा अलग अलग गांव के नाम है। अब गांव के नाम वो उनके हिसाब से, जैसे घटिया है ना, तो वहां पे एक थाना है तो उसे बोलता है घटिया थाना। वहां पे तहसीलदार रहता तो घटिया तहसीलदार, है ना। वहाँ, है ना, वहां पे वहां के लोग है तो घटिया लोग या घटिया के लोग, है ना, ऐसा बोला जाता। तो जब भी वहां पे जब हम लोग ड्यूटियां लगती थी तो उसमें बोलते घटिया थाने से कौन आया है, ऐसा ही बोलते। उसमें हंसी भी आती, लेकिन जो बाहर से कोई नौकरी करने आता है तो जिसको ये नहीं पता कि यहाँ पे घटिया थाना भी है, तो उसको क्या लगेगा कि ये घटिया ही होती होगा। उसका नाम भी चेंज करने का चलता, हालांकि वो घटिया नहीं है, वो है घटिया, ऐसा है ना, डबल टा लगा उसमें, लेकिन उसको बोला ऐसे ही जाता है। उसका नाम वो कोई चेंज हो रहा है क्या, ऐसा घटिया विधायक ऐसा भी बोलते हैं, घटिया विधायक, है ना, जो अभी है परमार साहब। तो वहां पे विधानसभा में ऐसे ही बोला जाता है, घटिया विधायक। विधानसभा में जब ये लोग बैठते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ देखते भी हो। हाँ, तो घटिया का कौन है, सतीश परमार थे पहले। हाँ, रामलाल मालवीय। अब अगला है बायोगैस। तो गांव का नाम कुछ भी हो सकते हैं, अच्छा लगता है उनको देख के सुन के। किसी भी अधिकारी का नाम वहां पे लिया जाता है तो ऐसे ही लिया जाता है, किस गांव से आए तो गठिया से आए। अब देखो बायोमास होगी, अब है बायोगैस। बायोगैस, अब बायोगैस क्या होती है, देखो बायोमास तो हो गया, मास वर्ड जो है वो फसल का अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। और बायोगैस यहां पर यह है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है जीव जंतु का, जीव जंतु या पेड़ पौधों का, है ना, अपशिष्ट पदार्थ है बायो, खास करके जैसे गोबर, है ना, मतलब जो जीव जंतु का अपशिष्ट पदार्थ है उससे बनने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, बायोगैस कहलाती है। जीव जंतु के अपशिष्ट पदार्थ से बनने वाली जो ऊर्जा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। देखो बायोमास और बायोगैस में दोनों में बहुत अंतर है। ये फसलों का जो अपशिष्ट पदार्थ है उससे बनती है, मतलब आप उसको ऐसे जैसे क्या होता है, जैसे मान लो जो धान की भूसी हुई या सोयाबीन की जो सुखला हुआ वो सब क्या है, सड़ जाता है, तो उसको जलाकर ये क्या किया जाता है, एक तरीके से उत्पन्न किया जाता है। तो ये क्या है, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इसको नवीनीकरण ऊर्जा का रूप दिया गया, क्योंकि हमेशा फसल होती रहेगी, फसल कभी खत्म होगी, किसान हमेशा फसल उगाता रहेगा। तो बायोगैस भी ऐसा है कि जीव जंतु के जो अपशिष्ट पदार्थ है, मान लो
पशु है, जितने भी पशु है उनका अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है वो कभी खत्म होगा क्या? जब तक जीव जंतु है इस दुनिया में, वो जीव जंतु में अपन भी आते हैं, अपन भी जीव जंतु ही है ना। तो हालांकि अपन अच्छे कपड़े वगैरह थोड़ी बुद्धिमान आ गए, इसलिए अपन पशु से कहाँ आ गए, बुद्धिमान की ओर आ गए। नहीं तो बचपन में जब आदमी पैदा होता था तो वो पशु ही रहता है। इस मोगली लैंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मोगली सुना है ना। वो वो जंगल में चले जाता है तो उसकी आवाज भी ऐसी रहती है, उसका रहन सहन भी ऐसा रहता है, वो कुछ भी खाता रहता है, उसकी चाल ढाल ऐसी रहती है, वो भेड़ियों के बीच में रहता है, अगर आपने मोगली लैंड देखा हो। तो बायोगैस जो है, अपशिष्ट जीव जो रहते हैं, जीव जंतु, उससे निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है उससे बायोगैस बनती है। कुल मिला के हम इसमें बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं गोबर गैस का। गोबर गैस से जो गैस बनती है, ये कॉन्सेप्ट आया था मध्य प्रदेश सरकार में 1998-99 में। हर गांव में गोबर गैस बनाए गए थे, उससे खाना पकाया जाता था। वो गोबर गैस का एक जैसे सांची का जो स्तूप है, ऐसा एक स्तूप बनाया जाता था, उसमें पूरा एक ट्राली गोबर डाल दिया जाता था और फिर उसमें पर डे एक तगारी गोबर को गलाया जाता था, तब जाके उसकी ऊर्जा बनती थी। आप दिन भर में उसको दिन भर चलाओ उस गैस को, कोई खर्चा नहीं था बाद में, लेकिन कंटिन्यू चलाना बहुत जरूरी था, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर था। चूंकि ये सरकार की पॉलिसी थी तो सरकार ने लगवाया था ताकि लकड़ी से दूर हो, ईंधन ना जले, लकड़ी ईंधन ना जले, इसलिए इसको दूर किया गया था। तो ये होता है गोबर गैस का जो रूप है। तो अब इसका क्या क्वेश्चन आ सकता है, बायोगैस पशु के अपशिष्ट से बनती है। भदभदा भोपाल का एक केंद्र है, पशुपालन केंद्र, इसमें भदभदा भोपाल में पशुपालन केंद्र है, वहां पे सबसे ज्यादा हम ये कह सकते हैं। और एक है बैरसिया पशुपालन केंद्र, ये भी भोपाल में ही है, बैरसिया पशुपालन केंद्र, ये भी भोपाल में है। तो जहां पर ज्यादा से जैसे गौशाला है, तो गौशाला अगर हम देखें तो वहां पर बायोगैस बनाई जा सकती है, क्योंकि वहां पर निकलने वाला जो गोबर है, उस गोबर से इस गैस को बनाया जा सकता है और ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो बैरसिया भोपाल, बैरसिया बैरसिया पशुपालन केंद्र भोपाल, मतलब भदभदा भी भोपाल में है और बैरसिया भी भोपाल में, ये भोपाल के कुछ पार्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कभी आए तो बायोगैस। एक होता है बायोडीजल। क्या होता है बायोडीजल? बायोडीजल होता है जो, जैसे आपने रतनजोत देखा है, रतनजोत देखा है, रतनजोत नहीं देखा? अरे बायोडीजल, अभी बायोडीजल के बहुत सारे पेट्रोल पंप है, 2 रुपए सस्ते मिलते हैं उस पेट्रोल से, डीजल है ना, बायोडीजल जिसको बोलते हैं। उस डीजल से 2 रुपए सस्ता मिलता है। तो जो जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी जो पेट्रोल बेचती थी, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन ले लिया, सस्ता बेचता था, क्योंकि इस पे डीजल पे सब लोग टूट जाते, तो उन्होंने बोला इसमें मिलावट है, ये गाड़ियों के लिए अच्छा नहीं है, तो ये बंद होने लग गया अब। क्योंकि इनके जो एचपी है, इंडियन ऑयल है, इनकी कमाई मारी जाती, तो इन्होंने एक ऑब्जेक्शन ले लिया कि बायोडीजल जो है उसमें मिलावट है और ये सही नहीं है गाड़ियों के लिए, तो ये बंद करना पड़ रहा है अब। क्योंकि वो सिर्फ 2 या 3 रुपए सस्ता देते तो लोग सारे सारे उधर चले जाते, उनको 2-3 रुपए में कितना नुकसान हो रहा। तो उन्होंने सबने एक होके इस बायोडीजल को फेल करवा दिया, जबकि ये अच्छा होता है। बोल दिया इसका एवरेज कम देती गाड़ी। मतलब अलग अलग तर्क रहते हैं, जब आपकी कमाई कम होती रहती है तो अलग अलग तर्क के आधार पर किसी को, जब आपको कंपटीशन में आगे जाना है, तो ये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसी है जिसमें हम किसी की टांग नहीं खींचते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना दिमाग होता है। बाकी अगर आप किसी आर्थिक क्षेत्र में जाओगे ना, तो वहां किसी को नीचे दिखाया, जैसे बाबा रामदेव जो अगर चर्चा करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो वो बोलते हैं विदेशी कंपनियां ने ये कर लिया वो कर लिया, उसके बाद आप देसी अपनाइए, है ना। तो क्या होता है, उनको पहले उसकी नेगेटिव बात वो की जाती है, उसके बाद ही आप नई चीज को क्या कर सकते हो। तो ये ऐसा ही बायोडीजल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आया था, लेकिन अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा। जेट्रेफा एक पौधा होता है, जेट्रेफा, जेट्रेफा ये याद रखना। इस जेट्रेफा की सहायता से 10 किलोवाट का, एक जेट्रेफा के पौधे से 10 किलोवाट का संयंत्र स्थापित किया जा सकता है, ऊर्जा का 10 किलोवाट का। हाँ बायोडीजल में इसी से बनती जेट्रेफा, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा 10 किलोवाट का बांसकड़ी मंडला में स्थापित किया गया है। बांसखड़ी, बांसगड़ी मंडला, मंडला जिला में जेट्रेफा से बायोडीजल 10 किलोवाट का संयंत्र या ऊर्जा का संयंत्र बांसखेड़ी मंडला में स्थापित किया गया। तो अब यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, बायोडीजल का सबसे बड़ा जो संयंत्र है वो कहां पर स्थापित है? तो मंडला में है। मंडला में भी कहां पर? बांसखेड़ी में, है ना, ये याद रखना।
तो ये थे आपके कुछ मुख्य मुख्य फैक्ट, ये सारे के सारे नवीनीकरण। देखो हम लोगों ने जो परंपरागत देखे, परंपरागत में हमने जल विद्युत परियोजना और ताप विद्युत परियोजना और एक परमाणु परियोजना, है ना, परमाणु ऊर्जा वाले, ये तीन महत्वपूर्ण थे उसमें। अब हमने गैर परंपरागत में देखे, गैर परंपरागत में तो सबसे पहले अगर हमने देखा तो सौर ऊर्जा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, पवन ऊर्जा। फिर हमने देखा बायोगैस, फिर बायोमास, और ये बायोडीजल। अब यहां से आपका मेंस का एक क्वेश्चन बनता है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को समझाइए। तो इसके बारे में हमको दो दो चार चार लाइन लिखी रहती है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप 200 शब्द नहीं लिख सकते हो। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को समझाइए, तो उसका आंसर ऐसा बनेगा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जिसका फिर से नवीनीकरण किया जा सकता है ना। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जिसका फिर से नवीनीकरण किया जा सकता है। हम गैर परंपरागत ऊर्जा में निम्न स्रोतों को देख सकते हैं। फिर इसके बारे में एक एक दो दो पॉइंट लिखना है कि सौर ऊर्जा वो ऊर्जा है जिससे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। इसके बड़े बड़े प्लांट यहाँ आए हैं, एक तो रीवा का अल्ट्राटेक है ना, एक भगवान दास जो नीमच का है, भगवानपुरा, वो ऐसे बड़े बड़े हम वो बता सकते हैं। भारत का वो सबसे बड़ा है, पहले इसके पहले नीमच में था, ठीक है। तो हम सौर ऊर्जा के, तो इस प्रकार से हम इस आंसर को 200 शब्द बना सकते हैं इजी। गैर परंपरागत आए तो इसमें हम सारी जल विद्युत परियोजना, इसमें सभी ताप विद्युत परियोजना और परमाणु की जो है शहडोल में, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये मेंस का भी एक बहुत बड़ा आंसर बनता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव आप लोग लिख रहे हो, मतलब जो आप लोग इस आंसर को बना रहे हैं, आप इस तरीके से भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। 25 नंबर का क्वेश्चन आया था 2013 में ये, जब उस समय क्या होता था कि मध्य प्रदेश का एक स्पेशल पेपर होता था 300 नंबर का, तो उस समय 25 नंबर का क्वेश्चन आया था। उस समय मुझे समझ ही नहीं पड़ता था कि परंपरागत क्या होता है और गैर परंपरागत, क्योंकि मेंस पहली बार दे रहे थे। तो इस आंसर को फिर भी लिख के आए थे, तो मुझे 15 नंबर दे दिए थे उसने, जैसे तैसे काट पीट के। उसने सोचा लिखने की कोशिश तो करी, मैंने क्या कर दिया था, सब मिक्सअप कर दिया था, सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना है, सब ऊर्जा के स्रोत है। नहीं आता था कि नवीनीकरण क्या होता है। अब हम लोग जा रहे हैं हाँ हाँ, क्या है, पेंच पेंच ताप विद्युत केंद्र कितना है, 160 मेगावाट। ये उसमें पॉइंट में डाल लेना आप लोग, है ना। फिर एक और क्या था, किसका, पेंच का 420, 420 है क्या, हो सकता है फिर ये कंफ्यूजन वाला, आप 420 भी लिख लेना, है ना, क्योंकि अलग अलग डाटा में जैसे नोट्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां से उस समय सर ने बताया होगा हमको। लेकिन अब इसमें आप, तुमने काय में देखा, इसको फिर सर्च कर लेना एक बार। और कौन सा है, नहीं मुझे, टोन्स है, किसमें, किसमें, टोन्स में, टोन्स ताप विद्युत परियोजना कि विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना कितनी है, 315 मेगावाट। हाँ ये सही हो सकता है, ठीक है। एक कौन सा, बरगी का तो मैंने बता दिया था 90 है, बरगी जल विद्युत परियोजना, इसका तो 90 है, ये तो ऑथेंटिक है ना। तो ये लिख लेना उसमें आपके चार्ट में। 15 वो बता दिया था मैंने, 15 लिखा दिया था मैंने, जबलपुर का। अब आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की कृषि। नहीं यार, 15 होगा या ताप इतना कहां से प्राप्त कर लेगा वो, है ना। देखो मध्य प्रदेश की कृषि में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है मध्य प्रदेश की कृषि में। देखो अगर हम इसका बड़ा रूप देखें तो कृषि के लिए किस बात की जरूरत पड़ती है, मृदा अर्थात मिट्टी। किस चीज की जरूरत पड़ती है, मिट्टी की जरूरत पड़ती है कृषि के लिए। फिर इस मृदा होती है तो ही फसल होती है, मतलब मृदा रहती है तो ही तो फसल होगी, मिट्टी की जरूरत पड़ेगी फसल में। फिर फसल में भी अलग अलग रूप रहते हैं, एक बागवानी रूप रहता है ना। बागवानी मतलब जो, जैसे संतरे का बाग है ना, आम का बाग है, ये बागवानी खेती होती है ना। नींबू के बाग है, ये सब क्या है, बागवानी खेती। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है,
इसके लिए हमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है। काय की जरूरत पड़ती है? सिंचाई की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि दो प्रकार की फसल होती है। और इसके लिए फिर कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र है। इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मृदा, तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की पाई जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। जलोढ़ है ना, लेटेराइट, काली, लाल, पीली, है ना, ये सारी 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अलग अलग मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगती है। फसल के रूप में अगर हम देखें तो फसल में दो चीजें हम लोग देखते हैं, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल। इससे क्वेश्चन आता है कई बार, कौन सी फसल रबी की है और कौन सी खरीफ की है, ये क्वेश्चन आता है कई बार। तो फसलों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो रबी की फसल जो है, रबी की फसल में भी हम इसका प्रकार बना सकते हैं। रबी की फसल में भी हम प्रकार बना सकते हैं। सबसे पहले खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न का मतलब है जिससे हमको खाना मिलता है। सबसे पहले रबी की फसल में खाद्यान्न फसल, फिर जिससे तेल बनता है तो तिलहन फसल, जिससे तेल बनता है वो तिलहन फसल, फिर जिससे दाल बनती है वो दलहन फसल, ठीक है, जिससे दाल बनती है वो दलहन फसल। और इसके अलावा अगर कुछ होगा तो ये किसमें? रबी की। तो रबी की जो फसल है, रबी की फसल वो फसल कहलाती है जो एक तरीके से बरसात के बाद होती है ना, अक्टूबर के बाद। जैसे खाद्यान्न फसल में गेहूं, ठीक है, मतलब ये क्या है? रबी की फसल है ना, रबी की फसल। जो ये क्या है? रबी की फसल है, ठीक है। तो ये खाद्यान्न फसल है, मतलब जिससे भोजन खाया जाता है। ये क्या हो गई? तिलहन में अगर हम बात करें तो रबी की फसल में तिलहन में आएगा सरसों, सूरजमुखी, सूरजमुखी नहीं आती यार इसमें, है ना, सूरजमुखी तो बरसात में आती है। सरसों, अलसी, चना, सॉरी चना दाल में आता है ना, दाल में आएगा। तो चना दाल में आएगा, है ना, जो कि दलहन फसल में आएगा। चना अगर देखें हम, मसूर, मटर, ये सब क्या है? दलहन फसल है, ठीक है। इसकी दाल बनती है। तिलहन, जिससे सरसों का तेल बनता है, अलसी में भी तेल बनता है, ये तिलहन फसल है। ये सब रबी की फसलें हैं, ठीक है। गेहूं खाद्यान्न फसल में आती है, ठीक है। सरसों, अलसी जो है तिलहन फसल में आती है। दलहन, चना, मसूर और मटर उसमें आता है, दाल बनती है। और अन्य फसल में अगर हम देखें जो रबी की है, तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो अदरक, अफीम, अदरक, अफीम, ठीक है, अदरक, अफीम, धनिया, लहसुन। लेकिन मुख्य फसल वो उसी की है ना, रबी की फसल है वो। ये तो अभी आजकल जरूरत पड़ने लगी तो लोग उगा लेते हैं, लेकिन मुख्य फसल वो इसी की थी, ठीक है। तो रबी की फसल में यहां से क्वेश्चन कैसा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है या नहीं है ना। यहां से आपको देंगे गेहूं, सरसों, मसूर, और एक उठा देंगे सोयाबीन। तो सोयाबीन कहाँ चली जाती है? खरीफ की फसल। या खरीफ की फसलें देंगे, वो पूछेंगे इसमें से कौन सी फसल रबी की है या खरीफ की है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि जो सिंचाई से, जो वर्षा ऋतु के बाद जो फसल की जाती है, तब अक्टूबर नवंबर से मार्च, फरवरी मार्च तक वो फसल जो उगाई जाती है वो रबी की फसलें कहलाती है। और इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है। सिंचाई में हम नहर का उपयोग करते हैं, कुएं का उपयोग करते हैं, और नलकूप का उपयोग, 3 चीजें यहाँ पर चलती है। तालाब भी चलते हैं, ठीक है। तो सिंचाई से की जाने वाली फसल रबी की फसल है, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय बारिश नहीं होती। खरीफ की फसल में बारिश होती है। तो जून जुलाई में जो मतलब फसल उगाई जाती है उसे खरीफ की फसल कहा जाता है। कौन सी? जून जुलाई से लेकर अगस्त, सॉरी सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, ये जो फसल है ये खरीफ की फसल कहलाती है, ठीक है। तो अब खरीफ की फसल में भी वही वही चार्ट है, कौन सी खाद्यान्न की है, कौन सी तिलहन की है, कौन सी दलहन की है, और कौन सी अन्य है। चार्ट सेम रहेगा क्योंकि वहां भी खाद्यान्न फसलें होती है। तो यहां पर खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल, तिलहन फसल, दलहन फसल और अन्य फसल, यही इसका चार्ट बनेगा यहाँ पे भी, क्योंकि वहां भी खाद्यान्न फसल है। तो खाद्यान्न फसल में देखो सबसे ज्यादा चावल, ज्वार, मक्का,
ये क्या है, सब खाद्यान्न फसल है, ठीक है। मक्का और बाजरा, ये सब क्या हो गई, खाद्यान्न फसल। यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करें तिलहन फसल की, तो तिलहन फसल में आएगा कपास, तेल बनता है उसका भी, कपास, तिल, ठीक है। फिर उसके बाद सूरजमुखी, ठीक है, कपास, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन भी आ जाएगी उसमें, सोयाबीन और मूंगफली, है ना, सोयाबीन और मूंगफली, ये सब क्या है, तिलहन फसल है, ठीक है। ये तिलहन फसल है जिससे तेल निकलता है, वो तिलहन फसल हो गई। अगर हम बात करें दलहन की, तो उड़द, सब लोग जानते हैं, उड़द, अरहर, क्या होती है अरहर, अरहर क्या होती है, तुअर की दाल, उसी को तो अरहर बोलते हैं। मूंग, है ना, ये भी मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि अरहर को ही तुअर की दाल बोला जाता है शहर में आने के बाद। और अन्य में आप देखो तो जूट और तंबाकू, क्यों नहीं, तंबाकू का पौधा रहता है, तंबाकू, बीड़ी, सब पौधे हैं ये, है ना। तंबाकू का पौधा भारत में कौन लेकर आया, क्वेश्चन आता है ये, तंबाकू का पौधा भारत में कौन लेकर आया, तो तंबाकू का पौधा लेकर आए थे पुर्तगाली लोग, है ना, याद, ये क्वेश्चन लिख लेना कहीं। तंबाकू लेके आए थे पुर्तगाली भारत में, और उन्होंने सबको सिखा दिया, और वो खुद नहीं खाते थे, ठीक है। कैंसर के कारण है आज भारत में 1.5 लाख मौतें होती कैंसर से, उसमें सबसे बड़ा तंबाकू है पूरे साल में, है ना, प्रतिवर्ष। तो ये कुछ फसलें थी। अब हम इसमें से ये पढ़ेंगे कि कौन सी फसल कहाँ पर उगाई जाती, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, वो सिलेबस ये कहता है कि मध्य प्रदेश में कृषि, जूट एक तरीके से वो है जिससे कपड़े वपड़े बनते हैं, है ना, जूट रुई का एक प्रकार है, जैसे कपास से रुई निकलती है वैसा ही जूट एक प्रकार है, कपड़े बनते हैं जिससे। तो देखो मध्य प्रदेश में कृषि, तो कृषि में ये आएगा, साथ ही साथ इसमें ये आएगा कि कौन सी कृषि कहाँ की जाती है, जैसे गेहूं की कृषि सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सोयाबीन की कहाँ होती है, चना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ठीक है ना, अदरक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ये कृषि के अंतर्गत आएगा। फिर आगे इसमें लिखा हुआ पशुपालन, तो पशुपालन भी, पशुपालन में वो आएगा कि यहाँ मध्य प्रदेश में कौन कौन से पशु ज्यादा पाले जाते हैं, कौन से दुधारू पशु है, कौन से नहीं है, तो वो चीजें हमको पशुपालन में पढ़ना है। खेती के साथ साथ किसान जो है कृषि भी करता है, उसे पशुपालन कहा जाता है ना, इसी को पशुपालन कहा जाता है। और ये भी एक तरीके से खेती का ही प्रकार है, पशुपालन भी, है ना। इसमें दूध उत्पादन क्षमता जो है वो पशुपालन से ही बढ़ाई जा सकती है, ये चीज हम लिखना। साथ ही इसमें आखिरी चीज लिखी है कृषि आधारित उद्योग, मतलब इनसे कौन कौन से उद्योग चल रहे हैं, जैसे सोयाबीन के बड़े बड़े प्लांट है ना। उसके बाद देखिए तो तेल बनाने के बड़े बड़े प्लांट है, अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ठीक है। जैसे हाँ, कपास अनुसंधान केंद्र, और इसके बाद एक और अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये सब कहाँ है, तो उससे संबंधित चीजें, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है आपको अनुसंधान, इसमें अनुसंधान केंद्र भी आएंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा अच्छा चैप्टर है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम समाप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं फर्स्ट यूनिट पे, है ना। तो फर्स्ट यूनिट करेंगे, फर्स्ट यूनिट बहुत इजी है, मजे भी आएंगे उसमें, क्योंकि हम लोगों से जुड़ी हुई चीज है वो। उसमें क्या क्या है देखो, कला है, संस्कृति है ना, बोलियां है, स्थापत्य कला है, साहित्यकार है, उनकी कृतियां हैं, तो ये सब पढ़ने में हमको बहुत मजा आएंगे, है ना। तो ये बहुत ईजी है, आप लोग बस खाली ये है कि पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और हम लोग जो पिछले वाले जिसके पास मेरे नोट्स हैं, अगर किसी के पास वो है, तो उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ते जाना, क्योंकि उस समय हम इतना डीप में नहीं पढ़ते थे, जिस प्रकार से अभी 2 साल से पेपर आ रहे हैं, इसलिए हम इतना डीप में पढ़ रहे हैं। पहले हमको ये बताया जाता था रबी की फसल कौन कौन सी, तो हमने इतनी फसलें एक साथ लिख ली थी, हमको ये भी नहीं मालूम था कि ये खाद्यान्न है, ये तिलहन है, ये दलहन है, कुछ नहीं। रबी की फसल है, सबकी सब रबी की फसल है। फिर खरीफ की फसलें तो सब खरीफ की फसलें, ऐसा कभी नहीं लिखा था कि खाद्यान्न अलग होती है, तिलहन भी अलग होता है, दलहन, ये मालूम था कि दलहन फसल है किसे कहा जाता है, तिलहन फसल है किसे कहा जाता है, लेकिन कभी कोशिश नहीं की ऐसी। तो कहने का मेरा मतलब, अगर वो नोट्स है किसी के पास तो उसमें भी उतारते जाना आप, ताकि आपको एक अच्छा बेस उसका भी तैयार हो सकता है। तो कल हम लोग पढ़ते हैं सिंचाई, और सिंचाई में हम लोगों को क्या पढ़ना, सबसे ज्यादा सिंचाई मध्य प्रदेश में किससे की जाती है, तो कुओं से की जाती है ना। फिर नहर का नंबर आता है, फिर तालाबों का नंबर आता है, तो ये सब चीजें हमको पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ेंगे इसमें। अनुसंधान केंद्र मैंने आपको सारे बता दिए, तो आज की अनुसंधान केंद्र नहीं, वो भी बताना है ना,
हम पढ़ेंगे, मतलब अभी बताया नहीं है मेरा, ये तो सब यहाँ हमारा 2 पॉइंट बाकी है अभी पूरे पूरे। ठीक है, फिर पशुपालन। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। कल जैसा भी होगा, वैसे तो रहेगी, कल तो शनिवार है ना क्लास। मैंने आज वैक्सीनेशन लगवाया, इसलिए मेरा ज्यादा मन नहीं लग रहा है।